नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए.के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी ए टर्म 1 के लिए हिंदी ए का जितने भी कहानी है जो टर्म 1 के सिलेबस में आप जिससे एमसीक्यू यानी कि आपको ओएमआर पर जिसका एग्जाम होने वाला है, तो उस कहानी का यानी कि जैसे कि नेताजी का चश्मा, आपका राम वृक्ष मैनीपुरी का जो कि आपका बाल गोविंद भगत, और आपका इसमें से और कहानी है तो लगभग 3-4 कहानी है। सभी कहानियों का हम लोग यहाँ पर माता का अंचल सभी का हम लोग वीवीआई एमसीक्यू को देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको वीडियो में देखिएगा तो आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा और वहाँ पर करेक्ट करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। तो दोस्तों, इससे पहले बता दूँ कि कविता वाले पार्ट का एमसीक्यू अपलोड कर दिया, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ए.के फॉर स्टडी पर डाल दिए है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है यार। आप लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा हेल्प करता हूँ तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है। तो प्लीज़ अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए तो, और बगल के बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए, हम लोग का जो कि हिंदी ए टर्म 1 में जो कहानी वाला पार्ट से फर्स्ट कहानी आता है नेताजी का चश्मा। जी हाँ दोस्तों, नेताजी का चश्मा एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। जी हाँ दोस्तों, नेताजी जो कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस कहानी में बताया गया, तो एक मूर्तिकार रहता है और हवलदार साहब, पान वाले, कस्बे वाले सभी रहते हैं इसमें, चश्मे वाले। तो नेताजी की चश्मा के बगैर अगर मूर्ति बनाया जाता है तो वो सबसे बुरा लगा था। तो किसको बुरा लगा था, उस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चश्मे वाले को। जी हाँ दोस्तों, चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम में जरूर याद आ जाएगा। एक बार जरूर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने या किसी बच्चे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी बच्चे ने। जी हाँ दोस्तों, जब उस कहानी में देखिएगा, उस कहानी में हुआ था क्या कि जब एक बच्चे को नेताजी के मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखाई दिया तो सरकंडे वाला चश्मा लगा दिया था। तो इस टाइप से इस कहानी है, कहानी को आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं पढ़िएगा फिर भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। देखिए, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। तो चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, तो वो भावना थी दोस्तों उपेक्षा के भाव थी। कैसा भाव थी, उपेक्षा के भाव, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी। तो नेताजी की जो मूर्ति वो पत्थर की, संगमरमर की, लोहे की या कपास की। तो नेताजी की मूर्ति वो संगमरमर, एक प्रकार का ये भी पत्थर ही है, संगमरमर की बनी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए। हवलदार साहब दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर दुखी हुए थे। जी दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सब बताते चलेंगे। हवलदार साहब को कौन सी आदत थी, तो पान वाले को कोसने की, मूर्ति को चश्मा पहनाने की, मूर्ति वाले चौराहों पर रुककर पान खाने की या समाचार पत्र पढ़ने की। जब इस कहानी को पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा हवलदार साहब एक कैरेक्टर रहता है जिसको मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की आदत रहती है। इस कहानी में वर्णन किया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट देख सकते हैं, हवलदार साहब स्वभाव से कैसे थे, रोमांटिक, देशभक्त, घमंडी या सनकी। तो ये कैसा थे दोस्तों, ये देशभक्त थे, तभी तो नेताजी के चश्मा वहाँ पर नेताजी के सामने ये खड़े हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लोग कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे, चश्मे वाले को, लेखक को, हवलदार साहब को या सुभाष चंद्र बोस को। तो लोग कैप्टन कहकर किसे पुकारते थे, तो चश्मे वाले को कैप्टन कहकर पुकारते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चश्मे वाले को पागल किसने कहा, हवलदार साहब ने, कस्बे वालों ने, पान वालों ने या लेखक ने। तो चश्मे वाले को पागल कहा था, किसने कहा था दोस्तों, तो वो पान वाले ने। या दोस्तों पान वाले ने चश्मे वाले को लेखक पागल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। तो नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट या 4 फुट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फुट थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है, मानवता पर, ईमानदारी के भाव पर, प्रेम भाव पर या देशभक्ति के भाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति के भाव पर। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रति
भाव रखना, प्रेम रखना, इस कहानी से पता चल रहा है। नेक्स्ट कहानी यहाँ पर देख रहे हैं, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों एक प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेताजी का जो चश्मा है उसका राइटर यानी कि लेखक कौन है। तो याद रखिएगा स्वयं प्रकाश इसका लेखक है। तो देखिए इंदौर में, दिल्ली में, लखनऊ में इसका जन्म पूछा है कहाँ हुआ था। तो इस लेखक का जो जन्म हुआ था वो इंदौर में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे, कैप्टन को, लेखक को, पान वाले को, हालदार साहब को। तो इसका आंसर हो जाएगा पान वाले को असली लंगड़ा कहेंगे, क्योंकि उसे देशभक्ति के प्रति एक जरा सा भी प्यार नहीं था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया था दोस्तों, सभी को पता होगा ये इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था, आपको कमेंट करके बता देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बस्ट से क्या तात्पर्य है। तो चश्मे वाली मूर्ति, कंधे से सिर तक की मूर्ति, चौराहों की मूर्ति या सेनानी की मूर्ति। तो बस्ट किसको कहेंगे दोस्तों, कंधे से सिर तक की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी। तो चौराहे पर मूर्ति ग्राम पंचायत ने, नगर पालिका ने या कलेक्टर महोदय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नगर पालिका ने। नगर पालिका ने, अक्सर नगर पालिका ही चौराहे पर मूर्ति लगवाते हैं। चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि हड़ताल थी, हवलदार का तबादला हो गया था, रविवार था, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन डी। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी एक बार जरूर आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। हालदा साहब ने चीखकर जीप रोकने का आदेश दिया क्योंकि मूर्ति बिना चश्मे की थी, मूर्ति टूट गई थी, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था, उनका पान खाने का मन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, हालदा साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में निपात है, अब भी नहीं पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भी। निपात किसको कहेंगे, जो भी यहाँ पर अब भी। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो वाच्य पूछा गया है, मतलब कौन सा वाच्य साफ बता दिया गया था, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। क्यों, क्योंकि देखिए वाच्य, जब ग्रामर वाला पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पर, उसमें सभी वाच्य वगैरह आपको वहाँ पर मैं डिटेल बता दूंगा कि कौन सा वाच्य कैसे पहचानिएगा, अभी याद कर लीजिए फिलहाल। नेक्स्ट देख सकते हैं, पाठ में गिराक शब्द का क्या अर्थ है। तो पाठ में गिराक शब्द का अर्थ है गायब, गिरा हुआ, दुकानदार, खरीदार। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीदार। गिराक जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्राहक, तो यही खरीदार। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी कहानी स्वयं प्रकाश जी की है। सूरज अब निकलेगा, सूरज जब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा या सूरज तब निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज, एक मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज कब निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ओरिजिनल चश्मे के बारे में पान वाले ने हालदार साहब को क्या बताया। वो चोरी हो गया, नगर पालिका ने वापस उतार लिया है, मास्टर बनाना भूल गया, या कोई दुकानदार उसे घर ले गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर बनाना भूल गया, चश्मा बनाने ही भूल गया था नेताजी में। कस्बे में किस चीज़ को बनाने का कारखाना था। सीमेंट का, शक्कर, कपड़ा, प्लास्टिक के सामान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट का, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट इस कहानी का अंतिम सवाल, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो नेताजी के चश्मा का मुख्य पात्र, नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित कहानी है, इसका मुख्य पात्र कौन था दोस्तों। तो इसका मुख्य पात्र आपका राइट आंसर हो जाएगा हालदार साहब। हालदार साहब इसका मुख्य पात्र है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कहानी की ओर जाते हैं, और ये नेक्स्ट कहानी ये कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी का नाम है, देखिए, बालगोविंद भगत। यहाँ पर इसके द्वारा ये कहानी है, रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा ये देखिए लिखा गया है। कहानी का नाम है बालगोविंद भगत, और इसका जो राइटर है वो रामवृक्ष बैनीपुरी। तो आप लोग जरूर इस कहानी को पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी प्रश्नों को एक बार जरूर माइंड में रखिएगा। बालगोविंद भगत, देखिए बालगोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था। तो बालगोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था, प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का। बालगोविंद भगत जब गाना गाते थे तो उसका प्रभु भगवान को
याद आते थे। देखिए बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे, तो उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं तो झूम उठते थे। बाल गोविंद ऐसे गाने गाते थे, ऐसे गीत गाते थे, लोग सुनकर झूम उठते थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, भगत जी की बहू यानी कि बाल गोविंद भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, या ससुर की चिंता के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ससुर की चिंता के कारण। दोस्तों कहानी में दिखाया गया है यानी कि कहानी में बताया गया है, सुनने को मिलेगा आपको। ये कहानी अगर पढ़े होंगे तो बाल गोविंद भगत जी का जब बेटा मर जाता है तो उसका जो बेटा का यानी कि उसका पुत्र वधू जो रहता है वो अपने ससुर को छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि उसका चिंता लगा ही रहता है, जबकि उसका दूसरा शादी दिलाने में कोशिश करता है, बट ऐसा नहीं होता है कहानी में। देखिए बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, तो बाल गोविंद खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेते, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो क्या करते थे, वो खेती करते थे, इस कहानी में बताया गया है। भगत जी की भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी भजन गाते समय ढोल, ढपली, गिटार या खंजड़ी? तो क्या बजाया करते थे, तो खंजड़ी बजाया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, भादों की रात कैसी होती है? तो भादों की रात चांदनी होती है, अंधेरी होती है, सुस्त या उजली होती है? तो भादों की रात अंधेरी होती है दोस्तों, इसे आप लोग को याद रखना है। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोधा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुस्त और बोधा था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार, सुस्त और बोधा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुस्त और बोधा था। नेक्स्ट, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? तो बाल गोविंद रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर के। बाल गोविंद भगत जो पद गाया करते थे वो कबीर के। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो उसके सुखद भविष्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसका बेटा जब मर गया तो उसका पुत्र वधू अकेली हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? भजन, गाना, लोरी, कव्वाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भजन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। बेटे के मरने पर भगत जी क्या कह रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गा रहे थे। चलिए नेक्स्ट, भादों की रात कैसी होती है? फिर से वो क्वेश्चन दोबारा आ गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेरी, याद कर लीजिएगा। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता, सहनशीलता, मधुर गीत गायन, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, बट यहाँ पर दिया है मधुर गीत गायन, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि वो सभी उसमें सभी का गुण था, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, बहन भाई, या माँ बेटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमी और प्रेमिका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, या पतोहू से घृणा करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। चलिए नेक्स्ट सवाल, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, बीमारी, भूख, बेटे की मृत्यु की चिंता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमारी। बाल गोविंद भगत जी का बीमारी हो गया था उसके बेटे की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी, या दस्तकारी? तो बाल गोविंद भगत जी खेती करते थे, तो उसके गांव वाले लोग भी खेती ही ना करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका जो लेखक सबसे शुरू में ही बताया दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? तो बाल गोविंद की टोपी जो थी वो कबीर पंथियों जैसी थी, वो कबीर के तरह की टोपी पहनते थे। नेक्स्ट, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? तो साहब, गुरु, शिष्य, या मित्र? तो साहब, बाल गोविंद कबीर को साहब मानते थे। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? तो कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे, कबीरदास। ऑप्शन ग यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, या कबीरपंथी मठ में? तो कबीरपंथी मठ में, क्योंकि वो कबीरदास के बहुत बड़ा भक्त थे। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? तो पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गानन पर? तो मधुर गान पर दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मधुर
गान पर। नेक्स्ट, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपन को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को या धान की खेती को? तो धान की रोपाई को लेखक ने रोपनी कहा है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाता है, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान के पौधे लगाते हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन कहा है, लहर कहा है, उपदेश कहा है या जादू कहा है? तो जादू कहा है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। चलिए, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को या बालक को? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मनुष्य को। मनुष्य एक मुसाफिर होता है, कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं अपना यात्रा करने के बाद। नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे, या गंगा स्नान करने लगते थे, या भोजन करने लगते थे, तो सत्संग करने लगते थे। इसका आंसर हो जाएगा प्रभात फेरी। सुबह उठते थे और प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे कार्तिक महीना में। लेखक ने लोही किसे कहा है? तो लेखक ने लोही प्रातःकाल की ललिमा को कहा है, प्रातःकाल ललिमा। ऑप्शन ख हो जाएगा यहाँ राइट। बाल गोविंद भगत किसे निराली और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? तो बालकों को, नारियों को, कमज़ोर व्यक्तियों को या शक्तिशाली व्यक्तियों को? तो कमज़ोर व्यक्तियों को। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पतोहों से करवाया। इस कार्य से भगत जी की किस विचारधारा का परिचय मिलता है? रूढ़िवादिता का विरोध एक प्रगतिशील विचारधारा का, रूढ़िवादी विचारधारा का, उनकी संकुचित मानसिकता का, क और ख दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिता का विरोध एक प्रगतिशील विचारधारा। रूढ़िवादी होता है ना दोस्तों कि कहा जाता है कि जो औरत होते हैं उसे शमशान घाट में जाने को नहीं दिया जाता है, साथ में वो दाह संस्कार नहीं करते। इसी चीज़ को, इसी प्रथा को तोड़ने के लिए ऐसा करवाया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? तो ये रामनवमी के अवसर पर दीपावली के दिन, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। बाल गोविंद भगत के कितने संतान थे? तो सिर्फ एक, क्योंकि वही उसका एक इकलौता बेटा, उसका मृत्यु हो गया था। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से क्या अपेक्षा रखते थे? वो विधवा का जीवन व्यतीत करे, उनकी आजीवन सेवा करे या दूसरा विवाह कर ले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विवाह कर ले। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ऑप्शन ग यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर पंथी संप्रदाय को मानते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल, कमली शब्द का क्या अर्थ है? तो कमली शब्द का, कमली मीन्स होता है दोस्तों कमल, कमल होता है या कलम होता है या कंबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंबल। कंबल, कमली शब्द का सही अर्थ कंबल। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व मंझोला कद, गोरा चिट्टा शरीर, 60 वर्ष से अधिक उम्र, लंबी दाढ़ी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। बाल गोविंद भगत ये पाठ किस विधा का है? तो बाल गोविंद भगत का ये पाठ का विधा किस विधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत कनफट्टी टोपी पहनते थे। इस वाक्य में कनफट्टी शब्द का क्या अर्थ होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अवयव या विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। समूचा गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता है? तो समूचा गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता है? सावन में, कार्तिक में, आषाढ़ में या ज्येष्ठ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ में। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी और कब तक चला करती थी? कार्तिक से फागुन तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, कार्तिक से फागुन तक। भगत जी ने पुत्र को चिता को पुत्र की, यहाँ पर हो जाएगा पुत्र के चिता को आग किससे दिलवाई? तो पतोहू से, उसके पतोहू से दिलवाई थी दोस्तों बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? लंबा, मझोला, छोटा, सामान्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मझोला, ऑप्शन ख। नेक्स्ट चलिए अब तीसरा कहानी हम लोग दो कहानी देख लिए दोस्तों। अब तीसरा कहानी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका टर्म 1 में आने वाला है। आपका टर्म 1 में से जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपका इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टर्म 1 में। तो दोस्तों टर्म 1 में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जितने इस कहानी से फिर टर्म 2 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिएगा। क्लास 10 हिंदी माता का अंचल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कहानी है। एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 माता का अंचल, ये कृतिका का आपका चैप्टर 1 है।
चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला यहाँ पर क्वेश्चन आया है, लेखक के बचपन का नाम क्या था। तो माता के अंचल में जो लेखक है उसका बचपन का नाम क्या था? मंजूनाथ, तारकेश्वर नाथ, हरिहर नाथ या श्रीनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखिए, माता का जो अंचल है इसका लेखक पूछेगा तो लेखक का भी नाम आपको याद रखना है, मंजू देवी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 नंबर देख, लेखक के बचपन का नाम। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते थे। तो दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते थे? मोट खींचते थे। इसका आंसर याद रखिएगा। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया? तो माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया था? पीसी हुई हल्दी। जब भोलेनाथ को चोट लग गया था तो उसके माँ ने उसे पीसी हुई हल्दी लगाई थी मरहम, घाव के मरहम को भरने के लिए। लेखक के पिता किसके भक्त थे? तो लेखक के पिता भगवान शिव जी के भक्त थे। तो शिव जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ा था? तो लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ा था? अपने पिता से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? तो चूहे के बिल में पानी डालना। जैसे पानी डाला था तो क्या निकल गया था? सांप निकल गया था। सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली? तो सांप से डरकर भोलेनाथ ने माता के अंचल में शरण लिया था। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। अमोला किसे कहते हैं? तो एक प्रकार की सब्जी, आंवला, अनारस या आम का उगता हुआ पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम का उगता हुआ पौधा। भोलेनाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? हल्दी का, चंदन का, भभूत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भभूत का। चलिए, चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला था? सांप निकला था। नेक्स्ट, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेलता था। चलिए नेक्स्ट सवाल, बुढ़ापा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो किसको चिढ़ाया था? तो मूसन तिवारी को। मूसन तिवारी को ऐसा कहकर भोलानाथ और उसके साथी अपने घरंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? तो दिया सलाई के डिब्बियाँ से। अभी भी बचपन में बच्चे जब खेलते हैं तो दिया सलाई के डिब्बे से। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? वही सवाल आ गया घूम के, कुश्ती। बुढ़ापा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरदों के। अरे यार, ये सारे के सारे एक बार फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। आई थिंक इतना ही कहानी था, इतना 3 कहानी से आपका MCQ क्वेश्चन पूछेगा और सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दिया हूँ। लास्ट वाला कहानी का और कुछ ऑब्जेक्टिव था उसको नहीं लिया, बट मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा एग्जाम की दृष्टि से मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता दिया MCQ के साथ। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूल जाइएगा। और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा चैनल बहुत जल्द 4K कंप्लीट होने वाला है, तो फटाफट 4K कंप्लीट करा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।